आगामी संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। प्रश्न संख्या 1, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय मूल के अमरीकी मृदा वैज्ञानिक व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे डॉक्टर रतनलाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। 2. विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 एवं कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। 3. डॉक्टर रतनलाल से पूर्व डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को वर्ष 1966 में ये पुरस्कार दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 एवं कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमरीकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इसे कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अम्फान के कारण सुंदरबन का 28% से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 2. डैम्पियर हॉजेस लाइन के दक्षिण में स्थित भारतीय सुंदरबन 15,891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से मैंग्रोव वन 9,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। उत्तर की व्याख्या। डैम्पियर हॉजेस लाइन के दक्षिण में स्थित भारतीय सुंदरबन 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से मैंग्रोव वन 4,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। डैम्पियर हॉजेस लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो 24 परगना दक्षिण और उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है और ज्वारभाटा से प्रभावित एस्चुरी जोन की उत्तरी सीमा को इंगित करती है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर कार्यवाही करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। 2. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। 3. 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 384 कानून शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। वर्तमान में
संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 4, सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूर्य ग्रहण एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये मुख्यतः तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। 2. सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। 3. चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। खगोल शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है। 2. ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्तवाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। ये असामान्य आकार आरबीसीज के जीवन काल को भी कम करता है तथा एनीमिया का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। 3. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 2008 में घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 6, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से की गई। 2. ये 150 दिनों का अभियान होगा, जिसे मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। 3. इस अभियान में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा के 116 जिलों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग रुपए 50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये 125 दिनों का अभियान होगा, जिसे मिशन मोड रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया है। 6 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को इस अभियान के लिए चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर तथा
कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति अर्थात नेट फाइनेंशियल एसेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय परिवारों या लोगों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की 5.7% हो गई। 2. ये स्थिति लोगों द्वारा बैंक से कम कर्ज लेने के कारण उत्पन्न हुई है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी एवं कमजोर स्थिति को दर्शाती है, न कि अर्थव्यवस्था में किसी सकारात्मक बदलाव को। 3. शुद्ध वित्तीय संपत्ति में ये वृद्धि एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा मात्र है, वास्तविक नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। पृष्ठ संख्या 129। प्रश्न संख्या 8, एडिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना का उद्देश्य विकलांगों के टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है। 2. इससे दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के साथ साथ उनकी सामाजिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर उनका आर्थिक विकास किया जा सकता है। 3. इस योजना का कार्यान्वयन गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पंजाब के फिरोजपुर में एडिप योजना के तहत पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों व उपकरणों का वितरण किया गया है। सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना एपिड की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 9, विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं। विदेशी परिसंपत्तियां, जिनमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में। स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष अर्थात रिजर्व ट्रेंच, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.2 बिलियन बढ़ गया, जो कि सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है। 3. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के कारण हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $8.2 बिलियन बढ़ गया, जो कि सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है।
प्रश्न संख्या 10। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक ई-समारोह के माध्यम से भारत के प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडियन गैस एक्सचेंज प्राकृतिक गैस के लिए एक वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। 2. इंडियन गैस एक्सचेंज ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी की सहायक या अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगा। 3. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपए में किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम आवंटन का आकार 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि ऊष्मा की इकाई है, के द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। इंडियन गैस एक्सचेंज एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्पॉट मार्केट और वायदा अनुबंध में आयातित प्राकृतिक गैस का कारोबार कर सकेंगे। इसके लिए 3 केंद्रों गुजरात के दाहेज, हजीरा और आंध्र प्रदेश का ओडुरू, काकीनाडा का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में मणिपुर के चाकहाउ तथा गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चाकहाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। 2. गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। 3. चाकहाउ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 12। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? विकल्प ए 80 वर्ष, विकल्प बी 75 वर्ष, विकल्प सी 60 वर्ष, विकल्प डी 70 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प डी 70 वर्ष। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों के ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 13। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 30 मई, विकल्प बी 5 फरवरी, विकल्प सी 10 फरवरी, विकल्प डी 25 फरवरी। सही उत्तर है विकल्प ए 30 मई। उत्तर की व्याख्या। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजाराम मोहन रॉय को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14। राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। 2. ये स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1979 में
सूरजभान ने की थी। 3. केंद्रीय बजट 2020 में हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। प्रश्न संख्या 15। तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालिक बंदरगाह शहर पुम्पुहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संगम तमिल साहित्य की रचनाओं में इस शहर के बारे में ये विवरण है कि ये शहर दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित मौजूदा पुम्पुहार शहर में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 2. ये शहर समुद्र के बढ़े हुए जल स्तर या कडालकोल की घटना के कारण डूब गया था। 3. तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालिक बंदरगाह शहर पुम्पुहार का डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण के लिए प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पुहार का प्रारंभ किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालिक बंदरगाह शहर पुम्पुहार का डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण के लिए प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पुहार का प्रारंभ किया जाएगा। ये पुनर्निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक कंसोर्टियम द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा। पुम्पुहार परियोजना के तहत डीएसटी ने इस प्राचीन शहर के इतिहास का पता लगाने के लिए 13 शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। पृष्ठ संख्या 130। प्रश्न संख्या 16। जसवंत सिंह कंवल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जसवंत सिंह कंवल को वर्ष 1998 में उपन्यास तौशाली दिहासों पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2. वर्ष 2007 में पंजाब सरकार द्वारा साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 3. मार्च 2020 में जसवंत सिंह कंवल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। प्रसिद्ध पंजाबी लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1919 में पंजाब के डुड्डी गांव में जन्मे जसवंत सिंह कंवल को वर्ष 1996 में साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक पाखी पर साहित्य अकादमी ने फेलोशिप दी और 2 वर्ष बाद वर्ष 1998 में उपन्यास तौशाली दिहासों पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष 2007 में पंजाब सरकार द्वारा साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 17। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? विकल्प ए लाल, विकल्प बी नीला, विकल्प सी हरा, विकल्प डी गुलाबी। सही उत्तर है विकल्प सी हरा। उत्तर की व्याख्या। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में
एक सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का ये आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए ये आदेश जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? विकल्प ए 168, विकल्प बी 175, विकल्प सी 140, विकल्प डी 120। सही उत्तर है विकल्प ए 168। उत्तर की व्याख्या। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 19। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। विकल्प ए वायु प्रदूषण, विकल्प बी जैव विविधता, विकल्प सी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी जैव विविधता। उत्तर की व्याख्या। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए बार बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहतर आवश्यक है। प्रश्न संख्या 20। वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों, देशी तथा विदेशी, की सकल जमाओं का अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास विद्यमान रखना होता है। 2. ये नकद तथा गैर नकद स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति किसी भी रूप में हो सकता है। 3. वर्ष 2007 में इसकी 25% की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब ये 25% के नीचे भी रखा जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 21। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर बांध बनाया जाना परिकल्पित है। 2. इस परियोजना में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत गोदावरी एवं कृष्णा नदी को जोड़ने को कार्यान्वित किया जाएगा। 3. इस परियोजना में कृष्णा नदी को गोदावरी नदी के अधिशेष जल के 80 TMC भाग को अंतरित करने का उल्लेख है, जिसे GWDT पंचाट के निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश द्वारा 45 TMC और कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा 35 TMC के अनुपात में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बंटवारा होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 22। भारत मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय
ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट शुरू करेगी। 2. ये ई कॉमर्स मार्केट प्लस विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। 3. 5 शहरों प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और बेंगलुरु में आवश्यक वस्तुओं की सीमित संख्या के साथ खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और यहां तक कि उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। भारत मार्केट ई कॉमर्स मार्केट प्लस विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। इसमें देश भर के खुदरा व्यापारियों की भागीदारी होगी। इसका उद्देश्य मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को लाना है। पोर्टल को व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। पहले से ही 6 शहरों प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बेंगलुरु, लखनऊ तथा कानपुर में आवश्यक वस्तुओं की सीमित संख्या के साथ खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और यहां तक कि उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 23। जनजातीय इलाकों के वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकार ने देश के जनजातीय इलाकों में तैयार किए जाने वाले गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन कर दिया। 2. सक्षम प्राधिकरण ने इस मामले में केंद्रीय प्रायोजित इस योजना के मौजूदा प्रावधान में राहत देते हुए योजना के तहत आने वाले 48 गौण वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया है। 3. कोविड-19 महामारी के कारण देश में वर्तमान में व्याप्त अप्रत्याशित और बहुत कठिन परिस्थितियों को देखते हुए जनजातीय वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को जरूरी समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। सरकार ने देश के जनजातीय इलाकों में तैयार किए जाने वाले गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन कर दिया। इससे कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बीच जनजातीय उत्पादों को जरूरी समर्थन देने में मदद मिलेगी। सक्षम प्राधिकरण ने इस मामले में केंद्रीय प्रायोजित इस योजना के मौजूदा प्रावधान में राहत देते हुए योजना के तहत आने वाले 49 गौण वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में वर्तमान में व्याप्त अप्रत्याशित और बहुत कठिन परिस्थितियों को देखते हुए जनजातीय वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को जरूरी समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। एमएसपी में 16 से लेकर 66% की वृद्धि से कम देश के 20 राज्यों में छोटे और गौण जनजातीय उत्पादों की खरीद को समर्थन मिलेगा और तुरंत राहत पहुंच सकेगी। प्रश्न संख्या 24। मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए रुपए 50 करोड़ के सरकारी अनुदान का प्रावधान है। 2. इस प्रकार की स्कीम के तहत निजी डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का मौका मिलने से वे सिंगल प्रोडक्ट क्लस्टर विकसित करेंगे, जिसकी कामयाबी की अधिक संभावनाएं होंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी
केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मोदी के प्लग एंड प्ले मॉडल को साकार करने में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय पूरी तरह से जुट गया है। इसके तहत मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में बदलाव किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में गैर उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल हो सकता है। निवेशकों को सीमित समय में हर प्रकार की मंजूरी दिलाने के लिए नोडल विभाग व अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। सीमित समय में मंजूरी देने के लिए नए प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में औद्योगिक विकास और निवेश की राह में आने वाली हर बाधा को दूर कर प्लग एंड प्ले मॉडल लाने का निर्देश दिया था। प्रश्न संख्या 25। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इंसेफेलाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इनके सहारे शरीर के अंग काम करते हैं। जब इन कोशिकाओं में सूजन या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो इसे ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। 2. ये एक संक्रामक बीमारी है। चमकी बुखार के वायरस जब शरीर में पहुंचते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं तो इनका प्रजनन शुरू हो जाता है। इसके बाद उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। खून के साथ बहकर इस बीमारी के वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क में पहुंचने पर ये वायरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। 3. ये बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बहुत ज्यादा गर्मी एवं नमी के मौसम में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। इस मौसम में इसकी तीव्रता भी काफी बढ़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामले की रोकथाम और प्रबंधन के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पृष्ठ संख्या 131। प्रश्न संख्या 26। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 1। सही उत्तर है विकल्प सी 3। उत्तर की व्याख्या। तीनों फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए ये सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर वर्ष 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन अर्थात इवेजन की वकालत की। 2. ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। 3. इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1, 2 और 3,
विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर की व्याख्या। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर डी विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट ए अभिनव भारत समाज, बी अनुशीलन समिति, सी गदर पार्टी, डी स्वराज पार्टी। सूची सेकंड 1 अरविंद घोष, 2 लाला हरदयाल, 3 CR दास, 4 VD सावरकर। कूट विकल्प ए A4 B1 C3 D2, विकल्प बी A1 B4 C3 D2, विकल्प सी A1 B4 C2 D3, विकल्प डी A4 B1 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प डी A4 B1 C2 D3। प्रश्न संख्या 29, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। विकल्प ए W चर्चिल के मस्तिष्क का, विकल्प बी MA जिन्ना के मस्तिष्क का, विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, विकल्प डी BP मेनन के मस्तिष्क का। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। उत्तर की व्याख्या। 24 मार्च और 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 30, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? विकल्प ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, विकल्प बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, विकल्प डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सही उत्तर है विकल्प बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर की व्याख्या। राज्य आंध्र प्रदेश, गठन का वर्ष 1953। राज्य राजस्थान, गठन का वर्ष 1956। राज्य महाराष्ट्र, गठन का वर्ष 1960। राज्य नागालैंड, गठन का वर्ष 1963 1 दिसंबर। राज्य हरियाणा, गठन का वर्ष 1966 1 नवंबर। राज्य हिमाचल प्रदेश, गठन का वर्ष 1971। राज्य मेघालय, गठन का वर्ष 1972 21 जनवरी। राज्य सिक्किम, गठन का वर्ष 1975 15 मई। राज्य अरुणाचल प्रदेश, गठन का वर्ष 1987 20 फरवरी। राज्य छत्तीसगढ़, गठन का वर्ष 2001 नवंबर। राज्य उत्तराखंड, गठन का वर्ष 2009 नवंबर। राज्य झारखंड, गठन का वर्ष 2015 नवंबर। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? 1. मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। 2. सामाजिक अन्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा। 3. वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। 4. वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। उपयुक्त में से
कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 1. कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 2. इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। 3. इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 33। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि विकल्प ए कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, विकल्प बी कांग्रेस में वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, विकल्प सी उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, विकल्प डी उपर्युक्त विकल्प ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त विकल्प ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। लगभग 28 माह के कार्यकाल के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार दिए गए कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? विकल्प ए सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, विकल्प बी क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री, विकल्प सी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, विकल्प डी वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। सही उत्तर है विकल्प सी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। उत्तर की व्याख्या। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। 2. भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। 3. कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी, सिक्किम
371 F, मिजोरम 371 G, अरुणाचल प्रदेश 371 H तथा गोवा 371 I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र, संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? विकल्प ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। विकल्प बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। विकल्प सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। विकल्प डी, अस्पृश्यता का प्रवर्तन। सही उत्तर है विकल्प ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी 1. लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2. लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3. लोकसभा में बोल सकता है। 4. लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2 और 4। विकल्प सी, 1, 2 और 3। विकल्प डी, 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी, 1, 2 और 3। पृष्ठ संख्या 132। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? विकल्प ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। विकल्प बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। विकल्प सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। विकल्प डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। सही उत्तर है विकल्प बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। उत्तर की व्याख्या। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन की CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जनांदोलन में उठ खड़े हुए थे। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर
ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? 1. संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3. भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4. संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3। विकल्प बी 2, 3 और 4। विकल्प सी 1, 2 और 4। विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है। 1. संघ के मंत्री। 2. संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी। 3. संसद के सदस्य। 4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 5. किसी राज्य के मंत्री। 6. राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। 7. राज्य विधान मंडल के सदस्य तथा 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान में 5 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? विकल्प ए अनुच्छेद 24। विकल्प बी अनुच्छेद 23। विकल्प सी अनुच्छेद 17। विकल्प डी अनुच्छेद 19। सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? विकल्प ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। विकल्प बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। विकल्प सी प्रति व्यक्ति दर। विकल्प डी निखासत निधि। सही उत्तर है विकल्प ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। उत्तर की व्याख्या। दादाभाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 45, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20। विकल्प बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19। विकल्प सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। विकल्प डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? विकल्प ए उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। विकल्प बी उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। विकल्प सी उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। विकल्प डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। सही उत्तर है विकल्प डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। प्रश्न संख्या 46, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1. रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। 2. रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 3.
साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी केवल दो और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। सही उत्तर है विकल्प बी केवल एक और दो। उत्तर की व्याख्या। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो सभी लोग इसमें शामिल हो गए, जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 जनवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी चित्तरंजन दास, विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है विकल्प बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। विकल्प ए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। विकल्प बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। विकल्प सी सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। विकल्प डी उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हरासोन्मुख दशा में है। सही उत्तर है विकल्प सी सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। उत्तर की व्याख्या। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 49। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट राज्य ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। सूची सेकंड राज्यसभा में स्थान 1 11, 2 19, 3 12, 4 16। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B1, C3, D4। विकल्प सी A2, B1, C4, D3। विकल्प डी A4, B2, C3, D1। सही उत्तर है विकल्प ए A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 50। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वो किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? 1. ये संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3. ये संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है?
विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 51। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? विकल्प ए 1857 का विप्लव, विकल्प बी चंपारण सत्याग्रह 1917, विकल्प सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, विकल्प डी 1942 की अगस्त क्रांति। सही उत्तर है विकल्प सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। प्रश्न संख्या 52। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प ए इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। विकल्प बी इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। विकल्प सी इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। विकल्प डी इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। सही उत्तर है विकल्प ए इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। पृष्ठ संख्या 133। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विकल्प ए पैथिक लॉरेंस, विकल्प बी जॉन साइमन, विकल्प सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, विकल्प डी एबी अलेक्जेंडर। सही उत्तर है विकल्प बी जॉन साइमन। प्रश्न संख्या 54। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई? 1 रामप्रसाद बिस्मिल, 2 रोशन सिंह, 3 भगत सिंह, 4 सुखदेव, 5 राजगुरु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 55। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? विकल्प ए कैबिनेट मिशन योजना, विकल्प बी क्रिप्स प्रस्ताव, विकल्प सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, विकल्प डी वेवेल योजना। सही उत्तर है विकल्प बी क्रिप्स प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट संविधान का अनुच्छेद। ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 164। सूची सेकंड अंतर वस्तु। 1 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 3 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 4 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 5 राज्य विधान सभाओं की संरचना। कूट। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A1, B2, C4, D5, विकल्प सी A2, B1, C3, D5, विकल्प डी A2, B1, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B1, C3, D5। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 57। संविधान की उद्देशिका के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1. पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। 2. इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3. इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। 4. संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। कूट: विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या: पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य अर्थात जस्टिसिएबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द अर्थात ओवरराइड नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 58। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? 1. भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। 2. मुस्लिम समाज का सुधार। 3. पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। 4. ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4। उत्तर की व्याख्या: भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ा जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। प्रश्न संख्या 59। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वो था: विकल्प ए विदेश, विकल्प बी गृह, विकल्प सी वित्त, विकल्प डी रक्षा। सही उत्तर है विकल्प सी वित्त। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। उत्तर की व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी
तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। प्रश्न संख्या 61। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? 1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2. जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। 3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न संख्या 62। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 2. ये आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वो सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। 3. यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। 1. भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 2. ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 3. समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। 4. 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 4। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी मणिपुर, विकल्प सी मिजोरम, विकल्प डी त्रिपुरा। सही उत्तर है विकल्प बी मणिपुर। प्रश्न संख्या 65। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? 1. देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। 2. सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। 3. मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न संख्या 66। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ
निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। 1. तापमान में गिरावट। 2. वर्षा में बदलाव। 3. मिट्टी का अनउपजाऊ होना। 4. तेज हवा। सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 67। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प ए नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। विकल्प बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। विकल्प सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। विकल्प डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। सही उत्तर है विकल्प सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। उत्तर की व्याख्या। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्तर पर अवस्थित हैं। डोडा बेटा 2695 मीटर है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहाड़ियाँ व क्षेत्र। 1. कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल। 2. कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट। 3. महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत। 4. मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा में रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट पर्वतीय दर्रा। ए बुमला, बी जेलेपला, सी मुलिंगला, डी शिवकीला। सूची सेकंड राज्य। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 सिक्किम, 4 उत्तराखंड। कूट। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A1 B3 C4 D2, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A3 B1 C4 D2। सही उत्तर है विकल्प बी A1 B3 C4 D2। प्रश्न संख्या 70। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपवित्र और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं। विकल्प ए पिपिस, विकल्प बी बरखांस, विकल्प सी फूमडी, विकल्प डी इजबा। सही उत्तर है विकल्प सी फूमडी। उत्तर की व्याख्या।
फूमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले मकान हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर किया जाता है। फूमडी विलुप्त प्राय हिरण प्रजाति शंगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। विकल्प बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। विकल्प सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। विकल्प डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति 1 लिम्बू, राज्य सिक्किम। जनजाति 2 कार्बी, राज्य हिमाचल प्रदेश। जनजाति 3 डोंगरिया कोंद, राज्य ओडिशा। जनजाति 4 बोंडा, राज्य तमिलनाडु। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3। विकल्प बी केवल 2 और 4। विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 73। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका। विकल्प ए बहुत छोटा आकार। विकल्प बी बहुत बड़ा आकार। विकल्प सी बहुत उच्च घनत्व। विकल्प डी बहुत अल्प घनत्व। सही उत्तर है विकल्प सी बहुत उच्च घनत्व। प्रश्न संख्या 74। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। विकल्प बी पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। विकल्प सी सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। विकल्प डी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। सही उत्तर है विकल्प ए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। प्रश्न संख्या 75। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? विकल्प ए भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं। विकल्प बी पृथ्वी के अंदर का वो क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। विकल्प सी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। विकल्प डी मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। सही उत्तर है विकल्प ए भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं। उत्तर की व्याख्या। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। ये जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। प्रश्न संख्या 76। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? विकल्प ए पृथ्वी। विकल्प बी सूर्य। विकल्प सी जुपिटर। विकल्प डी चंद्रमा। सही उत्तर है विकल्प डी चंद्रमा। उत्तर की व्याख्या। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र अर्थात ल्यूनार मेयर को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में समानव चंद्रयान अपोलो 11 अवतरित हुआ था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? विकल्प ए
मलक्का जलडमरू मध्य। विकल्प बी बेरिंग जलडमरू मध्य। विकल्प सी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। विकल्प डी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। सही उत्तर है विकल्प बी बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फीताकृमि अर्थात टेपवर्म उभयलिंगी अर्थात हर्माफ्रोडाइट है। 2. गोलकृमि अर्थात राउंडवर्म के अलग अलग लिंग होते हैं। 3. फाइलेरिया सूत्रकृमि अर्थात नीमेटोड से होता है। 4. गिनी कृमि अर्थात ग्वेना वर्म एनेलिड है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए 1 और 2। विकल्प बी 1, 2 और 3। विकल्प सी 3 और 4। विकल्प डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। गिनी कृमि अर्थात ग्वेना वर्म एक सूत्र कृमि अर्थात निमेटोड है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस है। ये मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी अर्थात पैरासाइट जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवन के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 79। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता ये है कि विकल्प ए इनकी बीजों में तेल मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। विकल्प बी इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। विकल्प सी इनके तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है। विकल्प डी इनके तेल में इरुसिल अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सही उत्तर है विकल्प डी इनके तेल में इरुसिल अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। उत्तर की व्याख्या। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रैपसीड तेलों की तुलना में इरुसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरुसिक एसिड की काफी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषण गुण भी काफी अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 80। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। विकल्प ए प्रोटीन से। विकल्प बी लिपिड से। विकल्प सी कार्बोहाइड्रेट से। विकल्प डी दोनों ए तथा बी से। सही उत्तर है विकल्प डी दोनों ए तथा बी से। उत्तर की व्याख्या। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 81। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी अर्थात एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? विकल्प ए ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। विकल्प बी ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। विकल्प सी ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। विकल्प डी ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। उत्तर की व्याख्या। प्रतिऑक्सीकारक अर्थात एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति उपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला लेने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है
ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं की क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। पृष्ठ संख्या 135। प्रश्न संख्या 82। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? 1. वो कम मोटा होता है। 2. उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। 3. उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। 4. उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 83। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति विकल्प ए कम हो जाती है, विकल्प बी बढ़ जाती है, विकल्प सी परिवर्तित नहीं होती, विकल्प डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। सही उत्तर है विकल्प बी बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 84। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट रोग: ए मलेरिया, बी पोलियो, सी तपेदिक, डी दाद। सूची सेकंड कारक: 1 कवक, 2 जीवाणु, 3 विषाणु, 4 प्रोटोजोआ। कूट: विकल्प ए A4 B3 C2 D1, विकल्प बी A4 B3 C1 D2, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A3 B4 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 85। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन विकल्प ए स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है, विकल्प बी स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, विकल्प सी पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है, विकल्प डी पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। सही उत्तर है विकल्प बी स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? विकल्प ए डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ लिंग सहलग्न, विकल्प बी एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य, विकल्प सी वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र आनुवांशिक कोशिका अरक्तता, विकल्प डी पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध, विषाणुजन्य और प्लेग। सही उत्तर है विकल्प सी वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र आनुवांशिक कोशिका अरक्तता। प्रश्न संख्या 87। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2018 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु अथवा सूक्ष्म उद्यमों को रुपए 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। 2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई: शिशु, किशोर व तरुण। 3. मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी
केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु अथवा सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। PMMY के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 88। हाल ही में निर्यातकों के समूह फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करने का आह्वान किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपीय संघ भारत के बड़े निर्यात साझेदारों में से एक है। भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 28% यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करता है। 2. वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का निर्यात लगभग 58.4 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत के प्रतिद्वंदी वियतनाम का निर्यात 52.2 बिलियन डॉलर था। 3. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 18% यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत का निकटतम प्रतिद्वंदी वियतनाम पूर्व में ही यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी समझौता कर चुका है, जिसके अगस्त 2020 तक प्रभावी होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 89। अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केरल में अय्यनकाली शहर रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 2. केरल सरकार की ये योजना भी मनरेगा के ही समान है, किंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के स्थान पर शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। 3. केरल सरकार की इस योजना में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है। योजना से संबंधित नियमों के अनुसार योजना के कुल लाभार्थियों में से लगभग 50% महिलाएं होंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 90। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये अध्ययन 5वें सामान्य समीक्षा मिशन के एक भाग के रूप में किया गया है। 2. सामान्य समीक्षा मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है। 3. इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है।
तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। प्रश्न संख्या 91 विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में 53वें स्थान पर है। 2. सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों में व्यापार सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है। 3. व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा पार व्यापार, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान आदि मानक शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग में निम्नलिखित मापदंडों में सुधार देखने को मिला है। मानक संपत्ति का पंजीकरण, स्थानों का सुधार 12, मानक निर्माण परमिट, स्थानों का सुधार 25, मानक सीमा पार व्यापार करना, स्थानों का सुधार 12, मानक दिवालियापन का समाधान करना, स्थानों का सुधार 56। पृष्ठ संख्या 136। प्रश्न संख्या 92 भौगोलिक संकेत अथवा जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एक भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती हैं। 2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। 3. जीआई टैग प्राप्त करने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अधिकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त इस उत्पाद के प्रसिद्ध नाम का उपयोग नहीं कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। हाल ही में मलिहाबादी दशहरी आम की बिक्री में भौगोलिक संकेत अथवा जीआई टैग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने आम की अन्य किस्मों जैसे गौरजीत, बनारसी, लंगड़ा, चौसा तथा रटौल आदि के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रश्न संख्या 93 हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये बॉन्ड 6 अवधि श्रृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किए जाएंगे। 2. इनकी 10 वर्ष की समयावधि होगी और 5वें वर्ष के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। 3.
SGB की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम व्यक्तियों पर और HUFs के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की अधिकतम सीमा होगी। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C 1, 2 और 3, विकल्प D केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की समयावधि 8 वर्ष होगी और 5वें साल के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। ये बॉन्ड 6 अवधि श्रृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 94। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने वर्ष 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? विकल्प A अमर्त्य सेन, विकल्प B मनमोहन सिन्हा, विकल्प C रघुराम राजन, विकल्प D विजय शंकर व्यास। सही उत्तर है विकल्प A अमर्त्य सेन। उत्तर की व्याख्या। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 95। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि है। 2. अगर किसी एक वस्तु या सेवा के दाम बढ़ जाएं, तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। 3. मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C 1, 2 और 3, विकल्प D केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प C 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि है। अगर किसी एक वस्तु या सेवा के दाम बढ़ जाएं, तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति के कारण पहला मांग जनित कारण, दूसरा लागत जनित कारण। नियंत्रण के उपाय। पहला अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करना, दूसरा उत्पादन में वृद्धि अथवा उत्पादों का आयात करना, तीसरा उत्पादन तकनीक में सुधार कर उत्पादकों की लागत कम करना। प्रश्न संख्या 96। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2018 में एक आदेश के माध्यम से अधिरोपित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्चुअल करेंसी एक वैध मुद्रा होती है, जिसका अर्थ है कि ये देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होती है। 2. क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी का एक रूप है, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा संरक्षित है। 3. बिटकॉइन और एथेरम जैसे डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्भर करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C 1, 2 और 3, विकल्प D केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प D केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। वर्चुअल करेंसी एक वैध मुद्रा नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि ये देश के केंद्रीय बैंक अर्थात भारत की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 97। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर
कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? विकल्प ए रुपए 1 करोड़, विकल्प बी रुपए 2 करोड़, विकल्प सी रुपए 3 करोड़, विकल्प डी रुपए 4 करोड़। सही उत्तर है विकल्प ए रुपए 1 करोड़। उत्तर की व्याख्या। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान कंपनियों पर अनुपालन बोझ को कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिवालिया होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 1 करोड़ करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 98। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है? विकल्प ए फुली एक्सेसिबल रूट, विकल्प बी रूट अगेन रूट, विकल्प सी फुली अगेन रूट, विकल्प डी राइट अगेन एक्सेसिबल। सही उत्तर है विकल्प ए फुली एक्सेसिबल रूट। उत्तर की व्याख्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि कुछ निश्चित श्रेणियों में बिना किसी प्रतिबंध के सरकारी बॉन्ड पूरी तरह से गैर निवासी भारतीय निवेशकों के लिए खोले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार योग्य निवेशक किसी भी निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। ये योजना 2 मौजूदा मार्गों अर्थात मीडियम टर्म फ्रेमवर्क और वॉलंटरी रिटेंशन रूट के साथ संचालित होगी। शुरुआत के रूप में केंद्रीय बैंक ने कुछ अधिक तरल और बेंचमार्क प्रतिभूतियों को चुना है। प्रश्न संख्या 99। संतुष्ट पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संतुष्ट पोर्टल शुरू किया है। 2. इस पोर्टल के द्वारा श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। 3. इस पोर्टल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा तथा ईपीएफओ की सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त ईसीआईसी की सेवाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 100। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं: विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, विशेष आहरण अधिकार। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.2 बिलियन बढ़ गया, जो कि सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है। 3. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के कारण हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़ों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $8.2 बिलियन बढ़ गया, जो कि सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है। पृष्ठ संख्या 137। पृष्ठ संख्या 137 से लेकर 140 तक इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं। ये व्याख्याएं प्रश्नों के साथ पूर्व में ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 141।